नमस्कार, कृषि जागरण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी चक्रवर्ती और आज के क्विज कंपटीशन के सवाल के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहे। बढ़ेंगे हेडलाइंस की ओर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को लेकर बड़ी घोषणा, 31 दिसंबर तक कर ली ये काम वरना खाते में नहीं आएगी किस्त। हंसापुर में 30 इंटीग्रेटेड पैक हाउस का उद्घाटन, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल रहे मौजूद। एसकेएम ने केंद्र पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप, 26 नवंबर को राजभवन तक करेगा मार्च। अरुणाचल प्रदेश के कृषि मंत्री श्री ताकी तागी ने जयरामपुर में कृषि विज्ञान केंद्र के प्रशासनिक भवन का किया उद्घाटन। दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति दीपक पेंटल का बयान, कहा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बिना भारतीय कृषि समृद्धि नहीं हो सकती। फूड सिस्टम फॉर इंडिया डायलॉग 16 नवंबर को कमला देवी हॉल में हुआ आयोजित। कैप्टन ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष जीटी पटेल, वाइस चेयरमैन एमटी पटेल को लाइफ टाइम अपोलो फार्म पावर अवार्ड 2022 से किया गया सम्मानित। बडगाम कृषि विज्ञान केंद्र में भेड़ और बकरी पालन पर 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू। तेलंगाना ने तोड़ा रिकॉर्ड, अब तक किसानों से खरीदा 8.93 लाख टन धान। पंजाब सरकार ने गन्ने की अतिरिक्त कीमत को लेकर जारी किया नोटिफिकेशन। पोल्ट्री टेक्नोलॉजी हैचिंग मशीन से 5 चूजों ने दिया जन्म। ग्रोइट का बड़ा ऐलान, वित्तीय वर्ष के अंत तक 350 फ्रेंचाइजी स्टोर की योजना। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही बोले, दलहन तिलहन उत्पादन से देश को आत्मनिर्भर बनाए किसान। बांग्लादेश ने संतरे पर आयात शुल्क बढ़ाया, महाराष्ट्र में किसानों की बड़ी मुश्किलें। भारत में बढ़ी खाने की तेलों की मांग, आयात खर्च में 34% का उछाल। पढ़ेंगे खबरों की ओर। प्रधानमंत्री किसान योजना के लाभार्थी किसानों को 31 दिसंबर तक अपना ई-केवाईसी वेरिफिकेशन करना होगा और राज्य के नोडल अधिकारी पीएम किसान मेघराज सिंह रतोनू ने बताया कि पीएम किसान योजना के सभी लाभार्थी किसानों के लिए 31 दिसंबर 2022 तक ई-केवाईसी वेरिफिकेशन करना अनिवार्य किया गया है, जिससे उन्हें योजना के तहत सभी लाभ सुचारू रूप से मिल सके। उन्होंने आगे कहा कि ई-केवाईसी वेरिफिकेशन नहीं होने पर लाभार्थी किसानों को आने वाली किस्तें मिलने में मुश्किलें आ सकती है। रतनू ने बताया कि इसके लिए लाभार्थी किसानों को ई मित्र केंद्र पर जाकर आधार कार्ड के द्वारा बायोमेट्रिक प्रणाली से ई-केवाईसी वेरिफिकेशन पूरा करना होगा। सभी ई मित्र केंद्र पर ई-केवाईसी के लिए शुल्क 15 रुपए प्रति लाभार्थी निर्धारित किया गया है। किसानों को इस योजना में आने वाले किस्त का लाभ ई-केवाईसी पूरा होने पर ही मिलेगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त 17 अक्टूबर को ही जारी कर दी थी। इस बारे में देश के 8 करोड़ किसानों को फायदा हुआ था। किसानों को इस योजना में आने वाली किस्त का लाभ ई-केवाईसी पूरा होने पर ही मिलेगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त 17 अक्टूबर को ही जारी कर दी थी। इस बार देश के 8 करोड़ किसानों को फायदा हुआ। सभी के खाते में 2000 रुपए ट्रांसफर हुए। इसके लिए केंद्र सरकार ने 16,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े, लेकिन अब किसानों ने 13वीं किस्त को लेकर इंतजार करना शुरू कर दिया है। लेकिन इस बार बहुत से किसान 13वीं किस्त का फायदा नहीं उठा सकते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने ई-केवाईसी जरूरी कर दिया है। केंद्र सरकार को लगता है कि लाखों की संख्या में किसान फर्जी तरीके से हर साल पीएम किसान का फायदा उठा लेते हैं। इससे सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है, लेकिन ई-केवाईसी अनिवार्य करते ही अब फर्जी किसानों की पहचान हो जाएगी। ऐसे में उन्हें पीएम किसान लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को पीथमपुर में महिंद्रा एंड महिंद्रा के पहले ग्रीनफील्ड फार्म मशीनरी प्लांट का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत इस मुकाम पर पहुंच गया है कि दुनिया आशा भरी निगाह से हमें देख रही है। तोमर ने आगे कहा कि देश को पूर्ण विकसित बनाने के लिए हमें टेक्नोलॉजी से पूरी तरह सुसज्जित होना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि आज हर जगह लोग दिखाते हैं कि ये मेक इन इंडिया है, हम भारतीय हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है। हमारे प्रधानमंत्री के काम करने की स्पिरिट को भी दर्शाती है। उन्होंने कहा कि मैकेनाइजेशन और टेक्नोलॉजी की आज बहुत आवश्यकता है। देश दुनिया की आबादी निरंतर बढ़ रही है। जलवायु परिवर्तन की चुनौती भी हमारे समक्ष है। हमें न केवल हमारा उत्पादकता बढ़ाना है, बल्कि घरेलू के साथ ही अन्य देशों को भी मानवीयता के नाते आपूर्ति करना है, जिसके लिए और भी काफी काम करना होगा। संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम ने ऐलान किया है कि वो राजभवन के लिए मार्च करेगा। उसने केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि 26 नवंबर को वो राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करेगा, जिसके तहत राजभवन तक मार्च निकाला जाएगा। साथ ही नए कृषि कानूनों के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन की अगुवाई करने वाले संगठन एसकेएम का कहना है कि एक बार फिर से केंद्र सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ आंदोलन शुरू किया जाएगा। ऐसे में आंदोलन के भविष्य की रूपरेखा तय करने के लिए 8 दिसंबर को बैठक होगी, जिसमें कई किसान संगठन
हिस्सा लेंगे। बता दें कि पिछले साल 19 नवंबर को केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन के चलते तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द कर दिया था। वही एसकेएम नेता दर्शन पाल ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 1 से 11 दिसंबर तक सभी राजनीतिक दलों के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के कार्यालयों तक मार्च निकाला जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में खेती और संबंध क्षेत्र को तेज करने के लिए राज्य के कृषि और बागवानी मंत्री श्री ताकी तागी ने जयरामपुर में कृषि विज्ञान केंद्र के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम में उनके साथ विधायक, लाइसेंस सीमाएं और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड के वर्तमान राष्ट्रीय विज्ञान अध्यक्ष दीपक पेंटर ने अपने बयान में कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बिना भारतीय कृषि समृद्धि नहीं हो सकती। 16 नवंबर को भारत कृषक समाज और सोक्रेटिस फाउंडेशन द्वारा बुलाई गई फूड सिस्टम फॉर इंडिया डायलॉग कमला देवी हॉल इंडियन इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित की गई। वही फूड सिस्टम डायलॉग्स को डॉक्टर डेविड नबोरो द्वारा क्यूरेट और मॉडरेट किया गया। अधिवेशन में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर रमेश चंद, श्री टी नंदू कुमार IAS, भारत सरकार के सेवानिवृत्त सचिव ने संबोधित किया। 200 से अधिक प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कैप्टन ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष श्री GT पटेल और वाइस चेयरमैन श्री MT पटेल को अपोलो फार्म पावर अवार्ड 2022 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बता दें कि कैप्टन ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड 1998 से अब तक मेहनत करते आए हैं और भविष्य में भी करता रहेगा। वही अध्यक्ष श्री GT पटेल और उपाध्यक्ष श्री MT पटेल ने किसानों के लिए बहुत प्रयास किए हैं। बडगाम में कृषि विज्ञान केंद्र KVK ने SKUAST के सहयोग और भेड़ पालन विभाग के सहयोग से बडगाम में वैज्ञानिक भेड़ और बकरी पालन पर 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया है। वही तेलंगाना में धान की खरीद तेज गति से की जा रही है और सोमवार को 1.32 लाख किसानों से लगभग 8.93 लाख टन की खरीद की गई। पिछले खरीफ सीजन के दौरान अब तक लगभग 8.1 लाख टन की खरीद की गई थी। नागरिक आपूर्ति मंत्री गंगूला कमलकांत ने मंगलवार को आयोजित समीक्षा बैठक में नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी खरीद केंद्रों पर सुचारू लेन देन सुनिश्चित करने के लिए मशीन, धान की सफाई करने वाले मशीन और बारदाना सहित अन्य सभी व्यवस्थाएं की जाए। अभी तक उपार्जित धान के भंडारण में लगभग 2.23 करोड़ बारदानों का प्रयोग किया जा चुका है। सीजन में पैदा होने वाले पूरे धान की खरीद नवंबर और दिसंबर माह में की जाएगी। इसके अलावा मंत्री ने किसानों को तेजी से खरीद सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित उचित औसत गुणवत्ता वाले धान लाने की सलाह दी। लगभग 4,580 खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं और धान की कटाई बढ़ने पर उनमें से और भी खोले जाएंगे। सूत्रों के अनुसार राज्य भर में लगभग 44 लाख एकड़ में धान की खेती की गई थी और लगभग 1.51 करोड़ मीट्रिक टन धान के बाजार में आने की उम्मीद है, जिसमें से 1 करोड़ मीट्रिक टन की खरीद सरकार द्वारा की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा गन्ने का मूल्य 305 रुपए प्रति क्विंटल करने की घोषणा के बाद पंजाब सरकार ने गन्ना किसानों को 380 रुपए प्रति क्विंटल देने की घोषणा की है, जिसके बाद आगामी गन्ना सीजन को लेकर पंजाब की प्राइवेट चीनी मिलों और पंजाब सरकार के बीच खींचतान के चलते सरकार और निजी मिल मालिकों के बीच हुई बैठक के बाद मूल्य वृद्धि को लेकर सरकार के बीच फैसला हो गया है। इस अधिसूचना के अनुसार गन्ने की अगेती किस्मों का मूल्य भारत सरकार द्वारा 305 रुपए प्रति क्विंटल तथा राज्य सरकार द्वारा 380 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इसमें सरकार 50 रुपए और निजी चीनी मिलों में 25 रुपए प्रति क्विंटल देगी। सरकार द्वारा घोषित मध्य किस्मों का मूल्य केंद्र सरकार द्वारा 305 रुपए और राज्य सरकार द्वारा 370 रुपए निर्धारित किया गया है। केंद्रीय और पंजाब सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों में 65 रुपए प्रति क्विंटल का अंतर है, जिसमें राज्य सरकार और 21 रुपए निजी चीनी मिलें अदा करेगी। इसी प्रकार पिछली किस्मों के लिए भारत सरकार द्वारा गन्ने का मूल्य 305 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है और राज्य सरकार ने किसानों को गन्ने का मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल देने की घोषणा की है, जिसमें 40 रुपए का अंतर है। पंजाब सरकार द्वारा 60 रुपए और किसानों को निजी चीनी मिलों द्वारा 20 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान किया जाएगा। पोल्ट्री टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा उदाहरण कृषि विज्ञान केंद्र मसौदा अयोध्या ने हैचिंग मशीन के जरिए कर दिखाया है। बता दें कि इस तकनीक के जरिए आज 5 अंडों में से चूजों ने जन्म लिया है। ग्रोइट एक प्रमुख कृषि कंपनी वित्त वर्ष के अंत तक देश भर में 350 से अधिक फ्रेंचाइजी स्टोर खोलकर तेजी से विस्तार करने की योजना बना रही है। सूरत की कंपनी राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और उत्तराखंड में अपने परिचालन का विस्तार करना चाहती है। कंपनी के एक बयान में कहा गया है कि ये ग्रोइट को पूरे भारत में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने और भारत में कृषि संस्थान को बढ़ने में मदद करेगा।
उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों से उत्तर प्रदेश और देश को दलहन और तिलहन उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि देश आज भी 55% खाद्य तेल आयात करता है। किसानों को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा, भारत में कभी दूध दही की नदियां बहती थी और आज देश तेल और दाल विदेशों से आयात कर रहा है। उन्होंने कहा कि किसान दलहन और तिलहन की खेती पर ध्यान दें। हमीरपुर मसूर की खेती में नंबर 1 और पायदान पर है। वही सोनभद्र में गेहूं की उत्पादकता सबसे कम 27.9 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। अधिकारी जलवायु के अनुकूल फसलों की खेती को बढ़ावा दे और मंत्री ने आगे कहा कि दलहन और तिलहन की फसलों का MSP पिछले 5 साल के भीतर काफी बढ़ा है। गेहूं की तुलना में चने का समर्थन मूल्य 5,500 रुपए, सरसों का समर्थन मूल्य 6,000 रुपए है। कम लागत में खेती से अधिक आय के लिए किसानों को दलहन और तिलहन की खेती बढ़ानी होगी। शाही ने आगे कहा कि सब्जी की खेती में भारी संभावना है। जो ज्यादा सब्जी की खेती में है वो खद्दान की खेती में नहीं है। सब्जी की खेती में किसान 3 महीने में पैसा कमा लेता है। वही वजह है कि चंदौली और कौशाम्बी में 12-12 करोड़ रुपए के निवेश से 2 विशिष्टता केंद्र खोले जा रहे हैं। महाराष्ट्र के किसानों की समस्या बढ़ती ही जा रही है। कभी बारिश में फसलों का नुकसान तो कभी उपज का सही दाम नहीं मिल पाना। नागपुर जिले के संतरा उत्पादक किसान संकट में हैं। दरअसल बांग्लादेश ने भारतीय संतरे पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है। इससे बांग्लादेश में वैदर्भी संतरे की आपूर्ति महंगी होने के कारण काफी कम हो गए हैं और छोटे संतरे के लिए कोई खरीदार नहीं मिल रहे हैं। इसके चलते किसान छोटे संतरे को फेंकने के लिए मजबूर हो गए हैं। नागपुर और अमरावती दोनों जिले के संतरे काफी प्रसिद्ध है, लेकिन आयात शुल्क बढ़ जाने से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत के खाद्य तेल से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत के खाद्य तेलों के आयात बिल में 34.18% का जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। SCA ने अपनी रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी है और ये रिकॉर्ड साल 2022 अक्टूबर महीने के अंत तक का है। खाद्य तेलों के आयात बिल का खर्च 1.57 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया और इसी तरह तेल आयात की मात्रा में 6.85% बढ़त के साथ 140.3 लाख टन हो गई है। बता दें कि भारत दुनिया में सबसे बड़ा खाद्य तेल खरीदार भी है। SCA के अनुसार जिन तेलों के आयात में सबसे अधिक हुआ है, इसमें RBD पामोलिन तेल आयात में दोगुनी की बढ़ोतरी हुई है। इस तेल का आयात 2021 और 22 में 18.41 लाख टन है, जबकि पिछले साल इसकी मात्रा 6.86 लाख टन रही थी। वही कच्चे पाम तेल का आयात 74.91 लाख टन के मुकाबले 20% घटकर 59.94 लाख टन पहुंच गया है। और महाराष्ट्र में इस समय किसानों को ज्वार अच्छा भाव मिल रहा है। बाजार में ज्वार की कीमतों में तेजी देख किसानों में खुशी की लहर दिख रही है। ज्वार की अच्छी कीमत मिलने से उत्पादकों में फायदा हो रहा है। वही नंदुरबार कृषि बाजार समिति में पहली बार ज्वार को 2,966 रुपए प्रति क्विंटल रेट मिला है। अच्छी कीमत मिलने से किसानों को राहत मिली है। वही किसानों का कहना है कि बारिश में जो नुकसान हुआ है अब भरपाई होने की उम्मीद है। वही नंदुरबार जिले में ज्वार की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। वही ज्वार पड़ोसी राज्य गुजरात और मध्य प्रदेश के सीमांतवर्ती क्षेत्र में बड़ी मात्रा में उगाया जाता है। इस साल ज्वार के किसानों को अच्छी कीमत मिलने से किसानों ने संतोष व्यक्त किया है। वही राज्य भर में हर साल ज्वार की कीमत 1,000 से 1,500 रुपए प्रति क्विंटल होती है, लेकिन नंदुरबार कृषि उपज मंडी समिति इस साल ज्वार की बढ़ती कीमतों की तस्वीर दिख रही है। वही ज्वार को 2,966 रुपए प्रति क्विंटल रेट मिलने से किसान काफी संतोष है। वही केंद्र सरकार ने यूरिया प्लांटों पर शिकंजा कसने के लिए बड़ा फैसला लिया है। कहा जा रहा है कि केंद्रीय कैबिनेट ने यूरिया प्लांटों के लिए नए एनर्जी नियम की मंजूरी दे दी है। अब नए एनर्जी नियम का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही नए एनर्जी नियम के तहत केंद्र प्लांट के लिए अलग अलग टारगेट फिक्स किए जाएंगे। खास बात यह है कि गैस आधारित यूरिया प्लांट के लिए ये नियम लागू किए गए हैं। वही जानकारों का कहना है कि नए नियम लागू होने से फर्टिलाइजर सब्सिडी में कटौती की संभावना बढ़ गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर रबी फसलों के लिए उर्वरक एवं विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। गहलोत ने अधिकारियों को रबी फसल की बुआई के लिए आवश्यक DAP और यूरिया की समयबद्ध आपूर्ति और वितरण सुनिश्चित कर किसानों को राहत देने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही गहलोत ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में किसी भी कीमत पर किसानों के लिए विद्युत आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि किसानों को रबी फसल की सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराई जाए। गहलोत ने प्रदेश में उपलब्ध हो रही बिजली की समीक्षा की और साथ ही आगामी महीने में बिजली की निर्बाध आपूर्ति हेतु कार्य योजना के बनाने के भी निर्देश दिए हैं।
और देश भर में निरंतर मौसम बदलता जा रहा है। देश के कई राज्यों में तापमान लगातार गिरता जा रहा है और आज सुबह से हवा के चलते मौसम में बहुत ठंडा है और दिन के समय हल्की धूप के चलते मौसम साफ रहेगा। इसके बाद फिर से शाम को मौसम ठंड और सुहावना रहने की संभावना है। शनिवार के दिन दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई थी और इस विषय में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कहना है AQI करीब 280 दर्ज की गई है। वही मौसम विभाग की माने तो आज दिल्ली NCR के कई इलाकों में मौसम सामान्य बना रहने की संभावना है। इसके चलते आज का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है और आज सुबह दिल्ली में धुंध के साथ मौसम ठंडा बना हुआ है। और आज FTB ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है और आपके ऑप्शंस हैं नंबर 1 कीमती खनिज, नंबर 2 दलहन, नंबर 3 जूट, नंबर 4 बागवानी और शहर। तो देर किस बात की है, फटाफट से हमें इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताएं और जीते FTB ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन्स और ढेरों इनाम। फिलहाल कृषि जागरण में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।